Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about SARC organization. SARC organization बेसिकली क्या है? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जिसके मेंबर 8 हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई गई थी? फॉर द कोऑपरेशन अमंग देम। जितने इसके मेंबर्स हैं, 8 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके दरमियान में कोऑपरेशन के लिए, उनके दरमियान डेवलपमेंट के लिए, उनके दरमियान फ्रेंडशिप के लिए ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। सार्क ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, ये कब बनी थी? ये 8 दिसंबर 1985 को ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो कि अंडर 52 आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया किसने दिया था? द आइडिया ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान कौन थे? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पहली बार सार्क ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया दिया, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ होंगी जो इसके मेंबर बनना चाहेंगे वो बनेंगे। और इसका पर्पस क्या हम रखेंगे? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए, एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए, और हर लिहाज से एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब हम सबसे पहले तो बेसिक रीजंस देखते हैं कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक रीजंस, मेन रीजंस क्या थी, क्यों ज़रूरत पेश आई कि ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती। तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, पुअरेस्ट कंट्रीज़ थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती थी, पोवर्टी थी वहाँ पे, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा था, जहालत बहुत ज़्यादा थी, स्टडी का या एजुकेशन का निज़ाम बहुत ज़्यादा पस्त हो चुका था, मेल नॉरिश्ड, मतलब बहुत ज़्यादा गुर्बत की वजह से वहाँ पर डिजीज़ भी फैल रही थी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, मतलब इंतहा लेवल की पॉवर्टी वहाँ पर पाई जाती थी। मोस्ट डिप्राइव्ड नेशंस थी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ उस टाइम पर। और साउथ एशियन कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स हैं वो 22%, उसके अलावा भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बनती हैं। मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो पूरी दुनिया की 22% पॉपुलेशन थी। प्रोडक्टिविटी रेट बहुत कम था। यहाँ पर लोग जब कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कहाँ से? तो प्रोडक्टिविटी रेट बहुत कम था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, कोई जॉब्स नहीं थी लोगों के पास, कोई ज़रिया मुआश नहीं था उनका, डिजीज़ फैल रही थी वहाँ पर, और डिपेंडेंस अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो डिपेंड करते थे, और वो भी सही तरीके से नहीं कर रहे थे। तो उनका ज़रिया मुआश बहुत कम था, बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। इसीलिए ज़रूरत पेश आई कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए हमें जिसमें हम मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे और डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या काम हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका। टोटल 8 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब हम देखते हैं एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन। एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन मींस कि इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या क्या थे, इसके पर्पसेस क्या क्या थे, कौन कौन से कामों में ये एक दूसरे के मेंबर कंट्रीज़ जो हैं ये एक दूसरे की हेल्प करना थी इन्होंने। सबसे पहले तो प्रमोट द ट्रेड, एक दूसरे के माबैन ये ट्रेड को प्रमोट करेंगे, ट्रेड को बहुत ज़्यादा आसान बनाया जाएगा, ट्रेड करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करेंगे, एजुकेशन होगी, इलिटरेसी लेवल को कम करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड साइंस पर ध्यान दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड एजुकेशन भी फराहम की जाएगी विद कोऑपरेशन विद ईच अदर। ठीक है, आगे पीस एंड कोऑपरेशन विद ईच अदर, और इक्वलिटी होगी, जितनी इसकी मेंबर स्टेट्स होंगी वो आपस में इक्वलिटी की बेस पर मिलजुल कर काम करेंगी, कोई भी इन्फीरियर नहीं होगा या कोई भी सुपीरियर नहीं होगा। आगे है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखते हुए हम
जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। नो इंटरफेरेंस जो थी वो इसमें रखी गई कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और सब की सब मेंबर स्टेट्स जो थी वो क्या, यूनाइटेड नेशन चार्टर के साथ मिल जो है उस पर कंप्लाई करेंगी। यूनाइटेड नेशन चार्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आई जाएगी और एनर्जी सेक्टर जो है उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। जितनी भी मेंबर स्टेट्स थी वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा, जिससे इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन क्या है कि गुर्बत को ख़त्म किया जाएगा। और गुर्बत ख़त्म कैसे होगी, ये जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये अल्टीमेटली क्या करती हैं, ये पॉवर्टी को ख़त्म करेंगी, एलिवेट करेगी पॉवर्टी को। उसके बाद सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हम एक दूसरे की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की हमेशा हेल्प करेंगे। जब किसी पर मुसीबत आएगी तो हम मिलजुल कर उसका सामना करेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटरेक्शन, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगी। जितनी मेंबर स्टेट्स होंगी यहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसके बाद फंडिंग मैकेनिज़्म है सेकेंड लास्ट पर। फंडिंग मैकेनिज़्म के जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो हर तरीके से उनकी जो है उनको फंड्स देंगी या उनकी हेल्प करेंगी। सोशल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन पढ़ लिए। आगे हम ये पढ़ेंगे कि किस हद तक ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कामयाब हुई थी और किस जो है इसकी लिमिटेशंस क्या थी और इसके फेलियर्स क्या थे, और आगे हम रिकमेंडेशंस भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था वो हम वन बाय वन अब देखते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान में बहुत ज़्यादा थे। इंडिया की जो डोमिनेंस है, इंडिया अपना डिक्टेटरशिप टाइप एक जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा दिखा रहा था और डोमिनेंट ये शो करवा रहा था कि मैं सब पे ज़्यादा डोमिनेंस रखता हूँ और सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड्स कर रहा था, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपनी डोमिनेंस के जोर पर, ठीक है। उसके अलावा क्रीपिंग डेवलपमेंट जो है सार्क ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, बहुत जो है स्लो प्रोसेस था डेवलपमेंट का। इम्बैलेंस इन ट्रेड जो है एक दूसरे के साथ मेंबर कंट्रीज़ की, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, कोई ट्रेड सही तरीके से नहीं हो रही थी। पॉवर्टी, इलिटरेसी, लीडरशिप वैक्यूम क्या होता है कि डायनामिक लीडरशिप की कमी थी। जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर कंट्रीज़ चला रही थी उनमें कोई ऐसी डायनामिक या कोई ऐसी अच्छी लीडरशिप नहीं थी जिससे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। उसके अलावा बायलैटरल डिस्प्यूट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही सार्क के मेंबर कंट्रीज़ हैं और इन दोनों के दरमियान जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू पर है या फिर वाटर डिस्प्यूट्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के हमेशा से चलते आ रहे हैं, वो भी एक रीज़न है कि जो कि डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा नो कलेक्टिव डिसीजन, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई है लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है ना वो इनकी कोई, जिसको हम कह सकते हैं कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं है, कोई आपस में एक दूसरे पर एतबार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक्सट्रीमिज़म जो है, जैसे कि अब पाकिस्तान और इंडिया है तो इनके दरमियान जो इनके बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा इक्वालिटी नहीं है, जैसे कि हमने डोमिनेंस ऑफ इंडिया की बात की कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है बाकी मेंबर कंट्रीज़ को। तो ये इसके जो है चैलेंजेस हमने देख लिए कि इनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब इन चैलेंजेस के पीछे क्या रीजंस हैं, ये जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं ये क्यों पैदा हो रही हैं, इनकी कॉजेज़ क्या है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो हॉस्टाइल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो एक दुश्मनी है जो हमेशा से चलती आ रही है सिंस द पार्टीशन, तो ये एक रीज़न बनती है किसकी इस तरह के मसाइल पैदा होने की। दूसरी बात डिक्टेटरशिप एटीट्यूड, जैसे कि हमने पहले बात की है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जब जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी ही एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है, इक्वलिटी पर बेस करती है, तो इंडिया का ये एटीट्यूड जो है ये काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद
आ जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, जैसे कि कश्मीर इशू जो है और वाटर डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इनके रिलेशंस को हॉस्टाइल बनाते हैं, तो ये भी डिस्प्यूट जो हैं ये रीज़न है जो कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको टिकने नहीं देते। उसके बाद मिसट्रस्ट है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी पाकिस्तान और इंडिया है। उसके बाद लैक ऑफ यूनिटी, आपस में यूनिटी नहीं है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पज़ है वो आपस में क्या है, कोऑपरेशन करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। तो जब यूनिटी नहीं होगी तो ये हम इसका जो है बात पर पूरा नहीं उतर सकते। उसके बाद ज़रूरत है किसकी, सार्क चार्टर को चेंज करने की, इसको चेंज किया जाए, इसमें जो है प्रोविजंस जो है वो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऐड की जाएं जिसकी बेस पर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए, कोई डायनामिक लीडरशिप लेकर आई जाए, कोई बैलेंस रखा जाए हर चीज़ में। उसके बाद जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस है पावर का, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन, ये चल कैसे रही है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी कमेटीज़ हैं डिफरेंट जो इनमें मौजूद डिफरेंट सेक्टर्स को चला रही हैं। तो वो टोटल 5 हैं। हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद प्रोग्रामिंग कमेटी, फिर टेक्निकल कमेटी और फिर है सेक्रेटरीट जो इनका है वो। अब इन पांचों जो है वो इदारों के या ऑर्गेनाइजेशंस के होने के बावजूद भी ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ये सही तरीके से चलती नज़र नहीं आ रही। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे ये चैलेंजेस हैं जो इनको फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन चार्टर को जो उसका है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद सक्सेस की बात करते हैं कि बेशक ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इसके जो सक्सेस है वो किस हद तक है, क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने नई इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सबसे पहले तो हम सेप्टा की बात करते हैं। एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था 1995 में, जिसके थ्रू ट्रेड जो है वो एक दूसरे के माबैन होगी, लेकिन ये भी कामयाब ना हो सका। उसके बाद सेफ्टा की बात करते हैं। फ्री ट्रेड एरियाज़ जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन के ऊपर 2004 में ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ SCCI ये बनाया गया, फिर लिटरेसी एंड एजुकेशन पर बनाया गया, फिर डेवलपमेंट SADF डेवलपमेंट फंड्स जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के दरमियान जो एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ये बनाया गया। ये तो इसकी सक्सेस थी कुछ हद तक जो इन्होंने काम किए भी हैं। लेकिन अब आगे हम रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराने से ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ हद तक कामयाब हो सकती है। रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि सबसे पहले तो ये एक कोऑपरेशन के लिए बनाई गई थी सार्क ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है मेंबर स्टेट्स की। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स हैं तो उनमें रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूरी है। जब तक इनके डिस्प्यूट्स आपस के रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक ये खिटपिट चलती रहेगी। उसके बाद नॉट टू डिस्टेबलाइज ईच अदर, सार्क ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे की तरक्की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ना कि एक दूसरे को डिग्रेड और उनको गिराने के लिए। नो पर्सनल गेन्स, अपने पर्सनल बेनिफिट्स को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, अपने कलेक्टिव बेनिफिट को देखना चाहिए कि ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसमें मिलकर काम करने का कहा है, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट करे। जैसे कि हमने डोमिनेंस ऑफ इंडिया की बात की, तो पर्सनल बेनिफिट्स को साइड पर रखें और मिलजुल कर काम करें, तभी तरक्की जो है वो मुमकिन हो सकती है। उसके बाद इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ट्रेड को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए, ताकि ट्रेड जब बेहतर होगी तो पॉवर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएगी। उसके बाद डायनामिक लीडरशिप की ज़रूरत है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन के जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन चार्टर, उसमें ऐसी प्रोविजन ऐड करने की ज़रूरत है जिसमें एक डायनामिक लीडरशिप हो, जिसके अंडर ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाए, और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि ये जितने भी मसाइल पैदा हो रहे हैं ये ना हो। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.